नमस्कार प्यारे मित्रों। नागरिकता का टॉपिक कल पूरा डिटेल से कंप्लीट कर लिया गया है। एक एक टॉपिक पर एक एक फैक्ट पर हमने विचार किया है। जाकर के उस वीडियो को देखें, देने क्लास देखेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपसे पहले ही बताया था जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसकी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो नागरिकता मैंने पढ़ाया। अब नागरिकता से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पुलिस के एग्जाम में, पेट के एग्जाम में या फिर रेलवे के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम, वनडे का एग्जाम हो, जो पूछे जाने की संभावना है, सारा क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर देखना जरा, पहला वाला क्वेश्चन है, बेहद बेहद सिंपल क्वेश्चंस है। कह रहा है कि भाई भारतीय संविधान में नागरिकों से संबंधित प्रावधान किस भाग में किया गया है। तो हमने जब आपको नागरिकता पढ़ाया था तो उसमें भाग 2 बताया था कि भाई भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। कहां पर बाबू? तो भाग 2 में। तो आपका जो आंसर होगा वो भाग 2 होगा। इस भाग 2 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि अनुच्छेद, तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के विषय में उल्लेख करता है। इतनी बातें क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में नागरिकता का स्वरूप कैसा है, नागरिकता का स्वरूप कैसा है, तो आपने बताना है कि ये एकल नागरिकता का स्वरूप है। कैसा? एकल नागरिकता का। मतलब कि वी आर इंडियन, हम केवल केवल भारतीय नागरिक हैं। ठीक है ना? हम कहीं उत्तर प्रदेश या बिहारी नागरिक नहीं हैं, हम केवल केवल भारतीय नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में आप जाओगे तो वहां पर आपको दोहरी नागरिकता मिलेगी। कैसी नागरिकता? दोहरी नागरिकता। मतलब कि स्टेट की अलग नागरिकता मिलेगी और केंद्र की अलग नागरिकता, अमेरिका की अलग नागरिकता और स्टेट की जो प्रांत हैं उनकी अलग नागरिकता मिलेगी। अच्छा, ये जो एकल नागरिकता का स्वरूप भारत में है, ये कहां से ग्रहण किया गया? तो आपने बताना है कि साहब ये ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। कहां से ग्रहण किया गया बाबू? ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। और मैं अगर आपसे पूछूं कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, कानून बनाने का अधिकार, तो आपने बताना है कि संसद का होता है। किसका होता है? संसद का होता है। ये बात कहां से पता चलती है? तो ये बात आपको अनुच्छेद 11 के माध्यम से पता चलती है। ठीक ना? तो इतनी बातें कुछ आपको नागरिकता से संबंधित याद रखनी है। पहला कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो संविधान के भाग 2 में है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। फिर उसके बाद नागरिकता का स्वरूप कैसा है भारत में? तो एकल नागरिकता का स्वरूप है। अच्छा, नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है? तो संसद कानून बना सकती है। एक कुछ बातें आपको पहले वाले, बी वाले ऑप्शन से आपका आंसर जो होगा वो बी होगा। लेकिन यहां पर एक भाग दिया है, भाग 1। तो आपने बताना है कि भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। संघ एवं राज्य क्षेत्र है। ठीक ना? संघ एवं राज्य क्षेत्र। और इसका उल्लेख जो है यह अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। पूरा डिटेल से हमने इस पर बातचीत किया था। यहां पर दिया है भाग 3। भाग 3 में क्या है बाबू? तो आपने बताना है कि साहब मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार। एक क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि भाग 3 में क्या है, या मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अच्छा, जो मूल अधिकार है ये अनुच्छेद, किस अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आता है। कहां से आता है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। टोटल कितने मूल अधिकार हैं? इतने। तो टोटल इतने समय 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर यहां पर दिया है भाग 4। भाग 4 में क्या है? तो आपने बताना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका जो उद्देश्य है ये क्या है? तो ये सामाजिक, आर्थिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसमें बातें कही गई हैं। राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून का निर्माण करते समय इन बातों को ध्यान में रखें ताकि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को साकार किया जा सके। तो ये कुछ चीजें आपने पहले वाले क्वेश्चन से सीखी। ठीक है ना? चलें आगे। अब यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? दूसरा वाला क्वेश्चन भी बेहद आसान है। कह रहा है कि भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक मुख्यतः किसके संबंध में है? तो अभी अभी हमने बताया कि नागरिकता के संबंध में। यहां पर आपने अनुच्छेद 5 से लेकर के
अनुच्छेद 11 तक देखा। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं कि भाग, तो आपने कहा कि साहब भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है, एकल नागरिकता का उल्लेख है। क्या इसका? एकल नागरिकता का स्वरूप भारत में एडॉप्ट किया गया है, ठीक है ना। कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। एक कुछ बातें नागरिकता से संबंधित आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट हमने बताया कि साहब ये भाग 3 में है। कहां पर है? भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है ना। और फिर हमने बताया कि इसकी टोटल संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है बाबू? 6 है। तो एक कुछ बातें मौलिक अधिकारों। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 315 में है। कहां पर है? अनुच्छेद 315। अगर आप पूछोगे कि एक कौन सा भाग है संविधान का, तो मैं कहूंगा कि साहब भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है, इसको याद रखिएगा। संघ और राज्य संबंध। अच्छा, केंद्र राज्य जो संबंध है, इस केंद्र राज्य संबंध का जिक्र आपको कहां पर मिलेगा? ये भाग 11 में मिलेगा। कहां पर मिलेगा बाबू? भाग 11 में मिलेगा। कितने प्रकार के जो है संबंध होते हैं? तो 3 प्रकार के संबंध मेनली स्थापित किए जाते हैं। एक है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा होता है वित्तीय संबंध। कौन कौन सा? तो एक आपको ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। एक है विधायी संबंध। कौन सा? विधायी संबंध। इस विधायी संबंध का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो आपने बताना है अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 255 तक। कहां से कहां तक विधायी संबंध का जो उल्लेख होता है? अनुच्छेद 245 से 255 तक। ऐसे जब आप प्रशासनिक संबंध पे जाओगे, क्या? प्रशासनिक संबंध, तो ये जो प्रशासनिक संबंध है ये अनुच्छेद 256 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 256 से 263 तक। क्लियर इतनी बातें? फिर उसके बाद आप वित्तीय संबंध पे जाओगे। लास्ट में कौन सा संबंध है? वित्तीय संबंध। ये आपको अनुच्छेद 268 से लेकर के अनुच्छेद 293 तक इसका संबंध आपको दिखाई पड़ेगा। तो एक कुछ बातें केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आपने जानी, ठीक है ना। तो जो आपका आंसर होगा वो फिलहाल के लिए बी ऑप्शन होगा, नागरिकता होगा। क्लियर? किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना। चले आगे, यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 6 का संबंध किससे है? तो जब हमने नागरिकता आपको पढ़ाया था तो नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक हमने पूरा डिटेल से बताया था। एक बार जरा रिवीजन आप करना। अनुच्छेद 5 में क्या है बाबू? तो अनुच्छेद 5 में आपको हमने बताया था कि भाई संविधान के लागू होने के समय नागरिकता। तो क्या हमने बताया था? संविधान के, एकदम ध्यान से सुनिए, संविधान के लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान करता है ये अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। तो क्या बताया था? किसमें की पॉइंट्स केवल आपको लिखना है। पाकिस्तान से कहां जो लोग भारत आए थे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 7 हमने क्या बताया था? अनुच्छेद 7 में यही बताया था कि वह व्यक्ति जो भारत से कहां चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। कहां चले गए थे बाबू? पाकिस्तान। और फिर ये पाकिस्तान से कहां आ जाते हैं? भारत आ जाते हैं। इनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 8 में हमने क्या बताया था? विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के बच्चों के लिए, विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के संतानों के लिए नागरिकता का प्रावधान। फिर अनुच्छेद 9 में हमने क्या बताया था? अनुच्छेद 9 में यही बताया था कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता धारण करता है, एक व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति ने क्या किया? दूसरे देश की नागरिकता ले ली, दूसरे देश की नागरिकता, तो इस व्यक्ति की जो नागरिकता है यह नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये बातें कहां पर आपको मिलती हैं? अनुच्छेद 9 में मिलती हैं। ऐसे ही अनुच्छेद हमने आपको बताया था अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या बताया था? अनुच्छेद 10 में यही बताया था कि संसद नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाएगी उसी के आधार पर नागरिकता बनी रहेगी। क्या? संसद नागरिकता से संबंधित जिस भी विधि का निर्माण करेगी उस विधि के आधार पर नागरिकता क्या होगी? बनी रहेगी। नागरिकता बनी रहेगी। ये अनुच्छेद 10 है। अनुच्छेद 11 क्या हमने बताया था? अनुच्छेद 11 हमने आपको बताया था कि भाई संसद के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित अगर कानून बनाने का अधिकार होगा तो वो संसद का होगा। मतलब कि नागरिकता, इसकी प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति, और नागरिकता की क्या बाबू? समाप्ति, इनसे संबंधित कानून का निर्माण करने का अधिकार किसका होगा? तो आपने बताना है कि संसद का होगा। तो ये टोटल आपने अनुच्छेद जान लिया। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक क्या कुछ प्रावधान किया गया है?
वो सब कुछ आपने जान लिया। अब जरा देखना, ये अनुच्छेद 6 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 6 यहां पर आपने लिखा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले। अब जरा पढ़ना, भारत में जन्म से लेने, काटिए जरा, पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलें आगे। अब यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है? तो हमने बताया था कि अभी अभी कि एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद नागरिकता से संबंधित, नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित कानून का निर्माण कर सकती है। तो आपका जो अनुच्छेद 11 होगा, यह नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होता है। ये बातें आपको पता चलती हैं, ठीक है ना। कहां से पता चलती हैं? अनुच्छेद 11 के माध्यम से पता चलती हैं। क्लियर। यहां पर अनुच्छेद 10 दिया है, तो अनुच्छेद 10 में क्या है? एकदम सीधी सी बात है कि यहां पर कहता है कि संसद नागरिकता से संबंधित जिस भी कानून का निर्माण करेगी, उसी के आधार पर नागरिकता बनी रहेगी। ये जो है संसद के बारे में कहा जाता है अनुच्छेद 10 को लेकर के। लेकिन स्पष्ट रूप से आपका अनुच्छेद 11 है जो एक पावर शो करता है संसद के बारे में कि नागरिकता से संबंधित अगर कुछ भी प्रावधान करना है, नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित, तो वो संसद करेगी। क्लियर इतनी बातें। अनुच्छेद 12 में क्या है? तो अनुच्छेद 12 ये जो है मूल अधिकार के बारे में कहा गया है। क्या? मूल अधिकार के अनुच्छेद हैं ये, और इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। अच्छा, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में तो दी ही गई है, साथ ही साथ जब आप डीपीएसपी में जाओगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, कहां पर? डीपीएसपी में जाओगे, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वहां तो अनुच्छेद 36 है ना। अनुच्छेद 36 में भी वही परिभाषा दी गई है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा से आशय उन सारी संस्थाओं से है जो सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित की जाती हैं, वे राज्य की परिभाषा में आती हैं। क्लियर। जैसे एलआईसी हुआ, जैसे लोक सेवा आयोग हुआ, तो ये सब संस्थाएं, जैसे विश्वविद्यालय वगैरह हुए, ये सब संस्थाएं किसमें आती हैं? तो ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। क्लियर। अनुच्छेद 9 में हमने क्या बताया कि एक व्यक्ति है, अगर यह भारत की नागरिकता छोड़ करके या फिर ये दूसरे देश की नागरिकता लेता है, ये क्या करता है? दूसरे देश की नागरिकता धारण करता है, तो इसकी जो भारतीय नागरिकता है, भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्लियर। तो एक कुछ बातें हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 से सीखा। तो जो आपका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? सी। सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलें आगे। यहां पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955, इसको पूरा हमने डिटेल से पढ़ाया था। मैं क्यों बार बार आपको कह रहा हूं कि जाकर के उसको देखिए, एक बार डिटेल से देख लेंगे, फिर आप क्वेश्चंस पे आएंगे ना, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है? अभी समझना जरा। जब मास्टर ने आपको बताया था नागरिकता अधिनियम 1955, तो इसी नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से नागरिकता की प्राप्ति बताया था, कितने प्रकार से प्राप्ति होती है और कितने प्रकार से समाप्ति होती है। क्या? एक तो इसमें आपको दो चीजें उल्लेखित मिलेंगी, एक तो नागरिकता की प्राप्ति और दूसरा नागरिकता की समाप्ति। अगर मैं पूछूं कि नागरिकता की प्राप्ति मास्टर ने कितने प्रकार से बताया था, तो आपको बताना होगा कि साहब 5 प्रकार से बताया गया था। कौन से प्रकार? एक तो जन्म के आधार पर नागरिकता, दूसरा वंश के आधार पर नागरिकता, तीसरा पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण तो आपको ये सब याद रखना है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। एक होता है देशीकरण के आधार पर। किसके आधार पर? देशीकरण या फिर प्राकृतिक माध्यम से, इसको आप प्राकृतिक माध्यम से नागरिकता। और एक होता है क्षेत्र संविष्टि के आधार पर, क्षेत्र संविष्टि के आधार पर मतलब कि क्षेत्र के मिलाए जाने के आधार पर। ये टोटल 5 प्रकार है जिसके आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है। वहीं पर नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां होती हैं। एक तो नागरिकता का क्या? परित्याग करने पर। क्या बाबू? नागरिकता का परित्याग करने पर। दूसरा नागरिकता की समाप्ति करने पर, नागरिकता की क्या? समाप्ति करने पर। और तीसरा है नागरिकता से वंचित किया जाना, नागरिकता से वंचित किया
किया जाना एक केंद्र सरकार करती है। कौन करती है? केंद्र सरकार। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर भारत से बाहर 7 वर्ष बिना सूचना के रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति संविधान के प्रति अनादर करता है उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा शत्रु देश का सहयोग किया जा रहा है युद्ध के टाइम पीरियड पे तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति ने देशीकरण या फिर पंजीकरण इत्यादि के माध्यम से नागरिकता धारण की है तो पिछले 5 वर्षों में 2 वर्ष की सजा किसी विदेशी देश ने दे दी है तो भी उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये टोटल नागरिकता। कोई भी व्यक्ति, ये परित्याग क्या होता है? हमने बताया था कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण आयु और पूर्ण चेतना में है, अगर उस स्थिति में अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। दूसरा समाप्ति। समाप्ति मतलब कि एक व्यक्ति है, अगर ये दूसरे देश की नागरिकता धारण करता है तो इसकी नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद वंचित किया जाना, इसको हमने पूरा डिटेल से बताया। तो यहां पर क्या कह रहा है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, यहां पर नहीं है। तो ये 5 प्रकार देख लीजिए कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। क्या जन्म है? बिल्कुल जन्म है। क्या पंजीकरण है? बिल्कुल पंजीकरण है। क्या वंश है? बिल्कुल इसमें वंश है। क्या निर्वाचन आयोग द्वारा है? तो नहीं भैया, निर्वाचन आयोग द्वारा नागरिकता की प्राप्ति नहीं होती है। इतनी बातें क्लियर। चलें आगे। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। यहां पर देखना जरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता समाप्त होने का तरीका है? कौन सा नागरिकता के समाप्त होने का तरीका है? अभी मास्टर ने 3 प्रकार बताया और 3 प्रकार में क्या बताया आपको? एक तो परित्याग बताया और दूसरा एक तो आपको परित्याग बताया, क्या बताया कि एक तो परित्याग कर दिया जाए, दूसरा आपको बताया गया कि समाप्त कर दिया जाए और तीसरा आपको बताया कि वही वंचित कर दिया जाए, केंद्र सरकार के द्वारा वंचित कर दिया जाए। ठीक है ना? और ये उल्लेख आपको कहां पर मिलता है? तो ये जो अधिनियम 1955 का नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था वहां पर मिलता है, नागरिकता की समाप्ति से संबंधित इन 3 प्रकार से। तो त्याग कर दिया जाए, बात सही है। समाप्ति हो जाए, बात सही है। वंचित कर दिया जाए, यहां पर देखिए वंचना मतलब कि वंचित कर दिया जाए, ये भी बात सही है। तो आपका जो उपर्युक्त सभी है ना बाबू, ये आपका कथन क्या होगा? सही होगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। परित्याग मतलब कि पूरे होशो हवास, पूर्ण आयु और पूर्ण क्षमता के साथ कोई व्यक्ति अगर अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उसके परित्याग माना जाएगा। फिर उसके बाद समाप्ति। एक व्यक्ति दूसरे देश की अगर नागरिकता धारण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। और फिर उसके बाद वंचित किए जाना। यहां पर केंद्र सरकार क्या करती है कि नागरिकता से वंचित कर सकती है अगर कोई देशीकरण या प्राकृतिक माध्यम से नागरिकता को धारण किया हुआ है। किन आधारों पर? तो पहला कि 7 वर्ष बिना सूचना के वो भारत से बाहर रहता है। दूसरा कि अगर उसको किसी विदेशी देश ने पिछले 5 वर्षों में 2 वर्ष की सजा सुना दी है। तीसरा कि अगर शत्रु देश का वो सहयोग करता है ना, तो इन और संविधान का अनादर वगैरह करता है तो इन आधारों पर गलत तरीके से उसने नागरिकता की प्राप्ति कर ली है, इत्यादि तरीकों से केंद्र सरकार क्या करती है? नागरिकता से उसको वंचित कर सकती है। तो एक कुछ माध्यम है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूरा डिटेल से समझ में आया होगा। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बाबू? डी होगा। डी इज अ राइट आंसर। ठीक है ना? यहां पर आने जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि कोई भारतीय, यहां क्या कह रहा है? यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से, यहां पर कह रहा है स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। अभी हमने बताया कि स्वेच्छा से कोई दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारतीय नागरिकता के संबंध में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधी सी बात है कि स्वेच्छा से अगर वो अपनी नागरिकता समाप्त करता है तो आपको पता होगा कि जो 1955 का एक्ट लाया गया था, नागरिकता अधिनियम 1955, यहां पर 3 प्रकार से नागरिकता की समाप्ति थी। एक तो कहा गया कि भाई परित्याग करने पर, दूसरा कहा गया कि समाप्ति और तीसरा कहा गया कि वंचित किया जाना। क्या? वंचित किया जाना। तो ये जो समाप्ति है ना, एक व्यक्ति जब दूसरे देश की नागरिकता धारण कर लेता है दूसरे देश की, तो उस स्थिति में जो भारतीय नागरिकता है, क्या? भारतीय नागरिकता, ये भारतीय नागरिकता स्वमेव समाप्त हो जाएगी। क्या? स्वमेव समाप्त हो जाएगी। ठीक ना? तो आपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी या स्वमेव समाप्त या स्वतः जो है समाप्त हो जाती है। तो यहां पर लिखा है कि भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। बात सही है कि ये भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त। दोनों नागरिकताएं बनी रहेंगी। नहीं, भारत में एकल नागरिकता है, केवल 5 वर्ष के लिए नागरिकता काटिए इसको, फिर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना? तो इतनी बातें क्लियर, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमने पूरा डिटेल से बताया था, एक एक चीजें पूरा क्लियर करके कि यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, CAA जिसको कहा जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, है ना, मुख्यतः किन देशों से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है।
तो मास्टर ने आपको डिटेल से पूरा बताया था कि ये अपना पूरा प्यारा सा भारत, इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है और इधर आपका बांग्लादेश है। इधर कौन है? पाकिस्तान। और इधर कौन है? अफगानिस्तान। और इधर जो है बांग्लादेश है, ठीक है ना? कौन है? बांग्लादेश। तो यहां से चूंकि इन तीनों देशों में क्या है? मुसलमान ज्यादा हैं, तो संभावना इस बात की रहती है कि जहां पर मुसलमान होंगे वहां पर अगर हिंदू होते हैं कम संख्या में होंगे, ईसाई हैं कम संख्या में रहेंगे, पारसी हैं कम संख्या में रहेंगे, बौद्ध हैं कम संख्या में रहेंगे, जैन हैं कम संख्या में रहेंगे, ठीक है ना? सिख हैं कम संख्या में रहेंगे। तो ये जो छह माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, अगर ये भारत आए हुए हैं, कब भारत आए हुए हैं? तो आपको बताना है 31 दिसंबर 2014 से पहले। 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर यहां से हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, अगर ये छह माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग भारत आए हुए हैं तो इनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। किस चीज का? नागरिकता का प्रावधान करता है। तो वही आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि किन जो है कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय जो है नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है और मुख्यतः किस देश से ये आए। तो यहां पर भारत, नेपाल काटिए इसको, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा बाबू? बी होगा। बी इज अ राइट आंसर। एक चीज मैं और भी कहूं कि थोड़ा सा आपको एक डेट यहां पर याद रखनी है। इसको कहां पर पारित किया गया? तो अपना प्यारा सा संसद है ना। अच्छा, नागरिकता से संबंधित अगर किसी प्रकार का कानून का निर्माण करना है तो संसद करती है। कहां से पता चलता है? अनुच्छेद 11 के माध्यम से ये पता चलता है। दूसरी बातें, इसको किसके माध्यम से, कौन सा विधेयक ला करके? तो साधारण विधेयक के माध्यम से ये सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। किस विधेयक के माध्यम से? साधारण विधेयक के माध्यम से। और भी समझना जरा, इसको कब पारित किया गया? तो एक तो आपको याद रखना है 9 दिसंबर, दूसरा याद रखना है 11 दिसंबर और तीसरा याद रखना है 12 दिसंबर। ये तीनों डेट आपको याद रखना है। 9 दिसंबर को कहां? लोकसभा में पारित किया गया, 11 दिसंबर को ये राज्यसभा में पारित किया गया और 12 दिसंबर को इस पर राष्ट्रपति महोदय का क्या हो गया? हस्ताक्षर हो गया, ठीक है ना? तो यहां पर कुल मिला जुला करके एक कानून का निर्माण ले लिया। लेकिन इसको लागू कब किया गया? सीएए को अगर मैं पूछूं कि लागू कब किया गया तो आपको एक डेट और याद रखना है, 11 मार्च। क्या बाबू? 11 मार्च 2024 का डेट याद रखना है। यहां पर सीएए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू किया गया, ठीक है ना? कब लागू किया गया? 19 में पारित हुआ, लेकिन लागू कब किया गया? इसको 2024 में लागू किया गया, 11 मार्च को। क्लियर? चलें आगे। यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। सीएए, अब देखिए सीएए 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय निर्धारित पात्र समुदायों में से शामिल नहीं है? अभी अभी मास्टर ने आपको क्या बताया कि 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, 6 अल्पसंख्यक, और 6 अल्पसंख्यक कौन थे? ए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो भारत आए थे उसमें एक तो हिंदू है, उसमें एक तो ईसाई है। कौन? हिंदू है, ईसाई है, सिख है। कौन है? हिंदू है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है। कौन भैया? बौद्ध है, जैन है और पारसी हैं, तो ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग अगर भारत आए हुए हैं, कहां से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, तो उनको भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है ना। तो हिंदू भी शामिल है, बौद्ध भी शामिल है, सिख भी शामिल है, इसमें मुसलमान शामिल नहीं है। इसमें क्या है? मुसलमान शामिल नहीं है, जिसके कारण बहुत हो हल्ला हो रहा था, काफी इस पर विवाद हुआ, धरना आंदोलन इत्यादि हुए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसको लागू कर दिया गया, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन, इसको अनिवासी भारतीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिवासी भारतीय। इसको हम नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा, हमने नॉन रेसिडेंट इंडियन या फिर इसको अनिवासी भारतीय बोला था। क्या बोला था बाबू? अनिवासी भारतीय बोला था। ये अनिवासी भारतीय क्या होते हैं? जब कोई भारतीय नागरिक विदेशों में जाकर के 182 दिन, जब कोई भारतीय नागरिक विदेशों में जाकर के, कहां पर? विदेशों में जाकर के 182 दिन या उससे अधिक दिन या इससे अधिक दिन विदेशों में निवास करता है, ठहरता है, वहां पर रहता है, तो उसको हम एनआरआई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनआरआई। मतलब कि कोई भी भारतीय नागरिक जाकर के विदेशों में, आप नहीं सुनते हैं कि दुबई गए हैं, आप नहीं सुनते अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, जापान है, कहीं पर भी है, अगर वो व्यक्ति 182 दिन किसी व्यवसाय से जा सकता है, बिजनेस से जा सकता है, शिक्षा से जा सकता है या फिर किसी और कारोबार से जा सकता है,
तो कुल मिलाजुलाकर 182 दिन या फिर उससे अधिक दिन अगर भारत से बाहर रहता है, विदेशों में रहता है, निवास करता है, तो उसको हम जो है क्या बोलेंगे, अनिवासी भारतीय बोलेंगे, उसको हम एनआरआई बोलेंगे। इसकी परिभाषा पूछा गया है, तो इसमें कहा गया है कि नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन, ए आपका जो है आंसर होगा, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यहां पर आना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ओसीआई को लेकर के है, पूरा हमने डिटेल से बातचीत किया था। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको हमने समुद्र पारीय नागरिकता किया। क्या कहा, समुद्र पारी नागरिकता। इसका प्रावधान कब किया गया था, 2015 में किया गया था। लेकिन 2015 में क्या किया गया कि जो पीआईओ था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई दोनों को मिला करके जो है 2015 में केवल एक कार्ड जारी किया गया, जिसको हमने क्या बोला, ओसीआई कार्ड। क्या बोला, ओसीआई कार्ड बोला, ठीक है ना। ये सब बातें आपको याद रखनी है और समझना जरा। इस ओसीआई कार्ड से पाकिस्तान, इस ओटीआई कार्ड से एक तो पाकिस्तान के लोग और जो है बांग्लादेश के लोगों को बाहर रखा गया। बांग्लादेश, इनको जो है बाहर रखा गया, इनके लोगों को, ठीक है ना। मतलब कि इनके लोगों को ओसीआई कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। और ये क्या होता है, ओसीआई क्या होता है समझिएगा। संविधान जब लागू हुआ तो संविधान के लागू होने के समय और संविधान के लागू होने के पश्चात वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखता था, उसको हमने क्या कहा, ओसीआई कहा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा। क्लियर इतनी बातें। इसको हम समुद्र पारीय नागरिकता कहते हैं, ठीक है। वह व्यक्ति जो संविधान के लागू होने के समय या उसके पश्चात भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे भारतीय नागरिक को हम क्या, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ओसीआई कहते हैं। मजे की बात है कि कोई भारतीय नागरिक नहीं है, एक विदेशी नागरिक है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, जाकर के विदेशों में विदेशी नागरिकता ले लिया है। लेकिन विदेशी नागरिकता ले लिया है तो भारतीय मूल का है ना, क्या है, भारतीय मूल का है। और भारतीय मूल का होने के नाते जो है इसको कुछ प्रकार की छूट दी जाती है। इसको 2015 में जो है ओसीआई और पीआईओ को दोनों को मिला करके एक कर दिया गया और इसको कुछ छूट दी जाती है, जैसे आजीवन वीजा इसको दिया जाएगा। क्या, आजीवन वीजा का प्रावधान इसके लिए किया गया है ना। बस जरूरत इस बात की है कि यह भारतीय मूल का नागरिक होना चाहिए। किसका, भारतीय मूल का। मतलब कि वह व्यक्ति जो बहुत पहले जो है जाकर के विदेशों में रह रहा हो और विदेशी नागरिकता ले लिया हो, फिर उसकी जो संतानें होंगी वो क्या कहलाएंगी, भारतीय मूल का नागरिक कहलाएंगी। और भारतीय मूल का नागरिक कहलाएंगी तो चूंकि भारत से उनका इमोशन है, भारत की उनकी जो है एक वंशज भूमि रही है, तो हम कह सकते हैं कि उनको जो है भारत के साथ लगाव होगा, तो ओसीआई कार्ड उनके लिए जारी किया जाएगा। कुल मिलाजुला करके ये भारतीय मूल के होते हैं, भारतीय नागरिक नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वह भारत का पूर्ण नागरिक होता है, नहीं भैया, भारत का नागरिक नहीं है ये भारत का नागरिक नहीं है। ना तो इनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ना तो इनको वोटिंग का अधिकार है, ना तो इनको एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का अधिकार है। इनको कुछ भी अधिकार नहीं है, इनको कुछ भी अधिकार नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उसे भारत में मतदान करने का अधिकार है, बिल्कुल नहीं। ये सब केवल नागरिकों को है। ये विदेशी नागरिक है, कैसा है, विदेशी नागरिक है ओसीआई। बस जरूरत बस यही है कि ये भारतीय मूल का है, इसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि में से कोई एक भारत में जन्मा रहा हो। ये भारत से गए थे, इनके दादा दादा, नाना नानी, माता पिता इत्यादि कोई, है ना, और जाकर के विदेशी नागरिकता ले लिए, तो उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो पुत्र पुत्री और नाती नातिन जो भी हैं, है ना, वो वही क्या कहलाएंगे, ओसीआई कहलाएंगे। फिर वह भारतीय नागरिक नहीं है, वह भारतीय नागरिक नहीं है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। वह राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता नहीं, भारतीय नागरिक लड़ सकते हैं, नागरिक है ये नहीं है, ठीक है। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको हम भारतीय मूल का नागरिक कहते हैं। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओसीआई जैसे पीआईओ ही ओसीआई है, बस इतना ध्यान में रखिएगा कि पहले 2002 में पीआईओ का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, इंडियन ओरिजिन कहते हैं, ठीक है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसको हम भारतीय मूल का नागरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय मूल का नागरिक। मतलब कि इनकी 4 पीढ़ी पहले जो है, इनके दादा दादी, नाना नानी और जो भी हैं, इनके मातामा पितामा जो भी हैं, ये भारत से बाहर चले गए और इन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली। तब जब उनके जो बच्चे होंगे ना, वो क्या कहलाएंगे, भारतीय मूल के नागरिक कहलाएंगे। मतलब कि उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा। इनकी उत्पत्ति कहां हुई है, भारत में हुई है, ठीक है ना। इनके पूर्वजों की उत्पत्ति कहां हुई है, भारत में हुई है, हम ये बोल सकते हैं। तो इनको पीआईओ कहा गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा गया। तो 2005 में फिर इसी के स्थान पर एक कॉन्सेप्ट लाया जाता है ओसीआई का, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। जाकर के 2015 में क्या किया जाता है, दोनों को मिला दिया जाता है। मतलब कि पीआईओ और ओसीआई को और
ओसीआई को क्या कर लिया जाता है, मिला दिया जाता है और फिर ओसीआई कार्ड जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है, ओसीआई कार्ड जारी किया जाता है। तो इतनी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। चले आगे, तो आपका जो आंसर होगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। एनपीआर, इसको हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो ए जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, नेशनल रेसिडेंट नहीं, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद एनआरआई क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, यहां पर नेशनल रजिस्टर्ड इंडियन दिया है, यहां पर नॉन रेसिडेंट इंडियन आप कर लीजिएगा। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यहां पर दिया है ओवरसीज तो सही दिया है, सिटीजन भी सही दिया है, आइडेंटिटी दिया है तो आइडेंटिटी नहीं होगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, ठीक है ना। तो ए भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ए आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। यहां पर आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसको हम जो है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भी कहते हैं, क्या होता है समझिएगा जरा। एनपीआर जो होता है ना, इसमें मतलब कि व्यक्तियों की सूची जारी की जाती है, व्यक्तियों की सूची होती है, जैसे ऐसे सूची होगी और इसमें ए नाम का अगर कोई व्यक्ति नागरिक है तो इसका भी नाम दर्ज होगा और बी नाम का अगर कोई विदेशी है ना तो इसका भी नाम दर्ज होगा, दोनों के नाम दर्ज होंगे और इनसे पूछा जाएगा कि पिछले 6 महीना आप कहां थे, पिछले 6 महीना आप कहां पर थे, अगला 6 महीना आप कहां पर होंगे, अगले 6 माह आप कहां पर होंगे, आपका व्यवसाय क्या है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो कुल मिलाजुला करके चाहे वो भारतीय नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक हो, दोनों के डॉक्यूमेंट्स इसमें सम्मिलित होते हैं, दोनों की जो है बातें इसमें सम्मिलित होती हैं और दोनों के रिकॉर्ड होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखना जरा क्या दिया गया है, यहां पर है कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए, इसको गलत काटिए, केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं, ये व्यक्तियों के लिए, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक हो। भारत में सामान्यतः निवास करने वाले, यहां पर कह रहा है निवास करने वाले, नागरिक नहीं कर रहा है, निवास करने वाले, और निवास 2 प्रकार के व्यक्ति करते हैं, 2 प्रकार के लोग करते हैं व्यक्तियों के अंदर, एक तो नागरिक भी करता है और दूसरा कौन करता है, एक विदेशी भी करता है। कौन करता है बाबू, नागरिक भी करता है, विदेशी भी करता है ना। और यही इन्हीं से पूछा जाता है कि अगले 6 माह आप कहां रहेंगे और पिछला 6 माह आप कहां रहे थे, ठीक है। तो भारत में सामान्यतः निवास करने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर है, ये बात क्या है, सही है। केवल विदेशी नागरिकों के लिए गलत काटिए, केवल मतदाताओं की सूची है, इसको भी क्या करिए आप, गलत काटिए। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एनआरसी और एनपीआर में संबंध क्या है। एनआरसी हमने क्या बताया था, एनआरसी हमने आपको यही बताया था, समझिएगा जरा, एनआरसी हमने आपको क्या बताया था, एनआरसी हमने आपको बताया था नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। हमने यही बताया था कि अगर किसी राज्य में लगता है कि अवैध रूप से कोई आ गया है, विदेशी आ गए हैं, जैसे कि असम एक राज्य है ना, यहां पर असम को ये लगा कि हमारे यहां अवैध रूप से जो है घुसपैठिए आ गए हैं, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या फिर म्यांमार से, कहीं से भी अवैध रूप से घुस आए हैं। तो असम ने क्या किया कि इसका विरोध किया। फिर केंद्र सरकार क्या करती है कि हर राज्य को एनआरसी जारी करने के लिए कहती है, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, कहती है एक रजिस्टर आप मेंटेन करिए और इसमें नाम दर्ज करिए कि कौन कौन केवल भारतीय नागरिक है, कौन केवल इसमें भारतीय नागरिकों की पहचान की जाती है। और जो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेगी, अगर वो डॉक्यूमेंट्स भारतीय नागरिक या नागरिक नहीं दे पाएंगे या व्यक्ति नहीं दे पाएंगे तो उनको हम विदेशी नागरिक करार देते हैं, क्या विदेशी नागरिक के रूप में उनकी पहचान हो जाती है। तो कुल मिलाजुला करके इंडियन नागरिकों का एक जो है रजिस्टर तैयार किया जाता है और फिर जो अनावश्यक व्यक्ति मिलते हैं उनको, उनकी हम पहचान विदेशी के रूप में करते हैं। तो दोनों एक ही प्रक्रिया है, नहीं, दोनों एक ही प्रक्रिया नहीं है। जो एनआरसी है केवल भारतीय नागरिकों की पहचान करने के लिए है और जो एनपीआर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, हमने बताया था कि ये भारत में निवास करने वाले नागरिकों के लिए और विदेशियों के लिए, दोनों के लिए है। तो एनपीआर सामान्यतः, एनपीआर देखिए, एनपीआर सामान्यतः निवासियों के संबंध में है, बिल्कुल निवासियों के संबंध में, और इसमें नागरिक भी जो है, नागरिक का भी डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा और इसमें विदेशी का भी डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, दोनों का, किसमें, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। जबकि एनआरसी नागरिकों के रजिस्टर से संबंधित है। यहां पर देखिए एकदम स्पष्ट दिया है, एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप एक केवल जो है नागरिकों के रजिस्टर से संबंधित है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी इज राइट आंसर। एनआरसी केवल विदेशी नागरिकों
ए गलत काटिए। एनपीआर केवल मतदाताओं की रजिस्टर, ए भी गलत काटिए। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी, बी इज द राइट आंसर। तो नागरिकता से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे, एक एक क्वेश्चंस पर हमने पूरा फुल विचार किया। कोई भी क्वेश्चंस अब आपका आएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं छूटेगा नहीं यार, एकदम नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो कल से हम लोग फंडामेंटल राइट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे फंडामेंटल राइट को। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। देखते जाइए, समझते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, एक दिन आपका आ जाएगा। तो आपने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू।